हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका माहेश्वरी। और हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बलों के बारे में देखा था, यानी बल की डेफिनेशन सीखी थी। आज हम क्या करेंगे, निर्देश फ्रेम देखेंगे। निर्देश फ्रेम क्या होती है? जब भी आप किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति को किसी भी फ्रेम पर नापते हैं तो उस फ्रेम को आप निर्देश फ्रेम कहते हैं। जो निर्देश फ्रेम होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी जड़त्वीय निर्देश फ्रेम और सेकंड हो जाती है आपकी अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम जो होगी वो क्या होगी, जिसमें न्यूटन का नियम लागू होता है। अर्थात जो क्या हो, अगर दो निर्देश फ्रेम होगी तो उन दोनों जो होंगे वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हो या एक समान वेग से गतिमान हो तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों निर्देश फ्रेम में जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। अर्थात अगर आप इसको देखें कि गणितीय रूप कैसा होगा इसका, तो देखेंगे जड़त्वीय फ्रेम ले लेते हैं हम, जिसमें किसी पिंड पर लगने वाला जो बल है वो शून्य होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, उसका शून्य होता है। यानी आपका एफ वेक्टर इक्वल्स टू जीरो है तो ए वेक्टर भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर होता है, जहाँ पे एम क्या होगा, वस्तु का द्रव्यमान होता है, पिंड का द्रव्यमान होता है। तो किसी भी पिंड का या किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। इसका कारण ये है कि जो ए वेक्टर होगा वही जीरो होगा। तो आप यहाँ देखेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, ए वेक्टर को आप क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी स्थिति वेक्टर के डबल डिफ्रेंशिएशन में लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन डबल डिफ्रेंशिएशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो तीनों एक्सिस पे भी इसके जो घटक होंगे वो भी क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो एंड डी स्क्वायर जेड बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू भी जीरो होता है। अब इसके बाद हम अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम देख लेते हैं। वे निर्देश में जिनमें न्यूटन का नियम क्या होता है, लागू नहीं होता है, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाते हैं। तथा सभी जो त्वरित तथा घूर्णी निर्देश फ्रेमें होती है वो सभी क्या होती हैं, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होती हैं। छदम बल एक काल्पनिक बल है जिसकी कल्पना अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम में की जाती है। माना एक फ्रेम एस डैश किसी स्थिर निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष त्वरण ए जीरो वेक्टर से गतिमान है, तो वह कण जो फ्रेम एस के सापेक्ष क्या है, स्थिर है अथवा एक समान वेग से गतिमान है, तो वो क्या होगा, फ्रेम एस डैश के सापेक्ष त्वरण माइनस ए जीरो वेक्टर से गति करता हुआ आपको क्या होगा, प्रतीत होता है। ठीक है, अब वो प्रतीत होगा तो फ्रेम एस डैश का जो प्रेक्षक कण पर एक बल क्या होगा, माइनस एम ए जीरो वेक्टर लगाता हुआ प्रेक्षित या प्रेक्षित करेगा, जहां पर एम क्या होगा, कण का द्रव्यमान होता है। यह बल जो होगा एफ जीरो वेक्टर इक्वल्स टू एम ए वेक्टर ए जीरो वेक्टर, वो क्या होता है, आपका छदम बल होगा, जो कि वास्तविक नहीं होता है, सिर्फ आपका इमेजिनरी बल होता है, बल्कि निर्देश फ्रेम के सापेक्षिक त्वरण के कारण प्रेक्षित होता है। यानी आप ये क्या होगा, सिर्फ निर्देश फ्रेम के सापेक्षिक त्वरण के कारण प्रेक्षित होता है। तो छदम बल की जो दिशा होगी वो निर्देश फ्रेम के सापेक्षिक त्वरण की दिशा के विपरीत होती है। अतः जो एस डैश फ्रेम क्या होगी, वो अजड़त्वीय है, क्योंकि इसमें न्यूटन का नियम लागू नहीं होता है। अब यदि हम देख लेते हैं कि एम द्रव्यमान का कोई कण ले लेते हैं जो फ्रेम एस में ए आई वेक्टर से गति करता है, अर्थात कण पर वास्तविक बल क्या हो जाएगा, आपका एफ आई वेक्टर इक्वल्स टू एम ए आई वेक्टर है। तो कण का जो फ्रेम एस डैश में प्रेक्षित आभासी त्वरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए आई वेक्टर माइनस ए जीरो वेक्टर होगा। तो आभासी त्वरण अगर ये है तो आपका उसको ए डैश ले लेंगे आप, ए डैश वेक्टर इक्वल्स टू ए आई वेक्टर माइनस ए
जीरो वेक्टर हो जाएगा, तो आभासी बल क्या हो जाएगा, वो होगा आपके पास एफ डैश वेक्टर इक्वल्स टू एम ए डैश वेक्टर, जहाँ पर आप ए डैश वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं ए आई वेक्टर माइनस ए जीरो वेक्टर। तो आपके पास आभासी बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वेक्टर इक्वल्स टू एम ई आई वेक्टर माइनस एम ई जीरो वेक्टर। ये एम जो है द्रव्यमान, वो उसके त्वरण से क्या हो जाएगा, इनटू हो जाता है, यानी उसके वास्तविक त्वरण और उसके आभासी त्वरण यानी ये एस फ्रेम की त्वरण ए आई से, और जो उसका एस डैश फ्रेम पर त्वरण ए जीरो था उस पर से क्या हो जाएगा, इनटू हो जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसको क्या ले लेंगे आप, एफ वेक्टर एफ डैश वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका एफ आई वेक्टर प्लस एफ जीरो वेक्टर, जहां पर आपका एफ आई वेक्टर क्या है, वास्तविक बल है, और जो एफ जीरो वेक्टर है वो क्या हो जाता है, छद्म बल हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि आप ये जो बल है छद्म बल वो कहाँ देखेंगे, लिफ्ट की गति में देखते हैं। जब आप लिफ्ट की गति करते हैं, लिफ्ट में गति करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो लिफ्ट के तल की अनुदिश तो क्या होता है, उसके सापेक्ष वो स्थिर होता है। बट जब लिफ्ट क्या होती है, ऊपर से नीचे की ओर आती है या नीचे से ऊपर की ओर आती है, तो उस मनुष्य को क्या होता है, उसके भार के सापेक्ष उसको ऊपर या नीचे क्या होता है, एक बल का अभाव होता है। वो जो बल होगा वो क्या होता है, छद्म बल कहलाता है। अब हम अपकेंद्रीय बल देखेंगे। अपकेंद्रीय बल भी क्या होता है, छद्म बल का ही एग्जाम्पल होता है। तो अपकेंद्रीय बल क्या हो जाएगा आपका, आपने देखा है वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे कण पर वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे आप अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और इसी के विपरीत जो बल होगा वो अपकेंद्रीय होता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल क्या होगा, वास्तविक बल है, जबकि जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है वो एक छद्म बल है जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, बल्कि यह वृत्तीय गति या वृत्तीय मार्ग में गति कर रहे कण से जुड़े निर्देश फ्रेम अर्थात घूर्णी निर्देश फ्रेम में कण पर वृत्तीय मार्ग के केंद्र से बाहर की ओर लगता हुआ प्रतीत होता है। यानी आपका जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो तो क्या होगा आपका, ये कोई वृत्तीय मार्ग है, और वृत्तीय मार्ग में आपने इसके मूल बिंदु से यहाँ पर इसकी परिधि पर अगर कोई m द्रव्यमान का कण मान लेते हैं और वो ओमेगा वेग से क्या करता है, घूमता है, तो इस पे इस डोर के द्वारा जो तनाव बल लगता है वो कौन सा बल हो जाएगा आपका, अभिकेंद्रीय बल हो जाता है। जबकि जो अपकेंद्रीय बल होगा वो क्या होगा, इसके केंद्र से यहाँ पर मूल बिंदु की इसकी त्रिज्या के बाहर की ओर लगता है। यानी ये क्या ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो वस्तु है ये यहाँ से बाहर की ओर चली जाती है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि आप जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की वृत्तीय गति जो होती है वो पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसी के कारण होती है, जिसे आप अभिकेंद्रीय बल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपकेंद्रीय बल देख लेते हैं, और अपकेंद्रीय बल के बाद हम देखेंगे कॉरियोलिस बल। और जो कॉरियोलिस बल होता है वो क्या होगा, अभी आपने ये छद्म बल देखा है, इस छद्म बल का ही क्या होता है, दो पार्ट्स हो जाते हैं। एक जो छद्म बल की वैल्यू हो जाएगी वो ये आ जाएगी, तो इसका जो ये वाला आगे वाला पार्ट होता है वो क्या हो जाएगा आपका, कॉरियोलिस बल हो जाता है, और ये वाला जो पार्ट होगा वो छद्म बल होगा। अभी हम इसको देखेंगे और इसका निगमन भी करेंगे। तो ये देखेंगे, यदि कोई अजड़त्वीय फ्रेम किसी स्थिर जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष एक अक्ष के परितः कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर से घूमता है, तो घूर्णन फ्रेम में द्रव्यमान m के कण पर छद्म बल जो होगा वो F0 वेक्टर इक्वल्स टू -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी आर वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर
क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर प्रतीत होता है। यानी आप क्या कर रहे हैं, अजड़त्वीय फ्रेम में किसी भी स्थिर जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष अगर आप एक अक्ष के परितः कोणीय वेग से घूमते हैं, तो यहाँ पर आप अगर घूम रहे हैं, यहाँ पे दो अक्ष फ्रेम है, एक तो आपकी जड़त्वीय फ्रेम होगी जो कि स्थित है, यानी आपकी कोई भी मेज हो सकती है या फिर कोई भी वृत्तीय पथ हो सकता है, और उस पे जो कण घूम रहा है वो कण अजड़त्वीय फ्रेम पर घूमता है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उस कण का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m हो जाता है। तो उस पर जो बल कण पर लगेगा वो महसूस होता है, वो बल आपका क्या हो जाएगा, -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस br वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर प्रतीत होता है। अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। तो उत्पत्ति करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम लेते हैं, माना कि आपका एक जड़त्वीय स्थिर फ्रेम S है, ठीक है। इस S के सापेक्ष एक कोणीय वेग ओमेगा से घूमता हुआ फ्रेम S डैश है। दोनों फ्रेमों के मूल बिंदु समपाती है, यानी एक दूसरे के साथ में है, यानी एक दूसरे के पास भी बोल सकते हो या एक दूसरे के ऊपर भी बोल सकते हैं। समपाती है यदि x, y, z अक्षों के अनुदिश फ्रेम S के एकांक वेक्टर जो है वो क्या हो जाएंगे, i कैप, j कैप एंड k कैप होते हैं, तथा जो आपका S डैश फ्रेम है उसके जो निर्देशांक अक्ष होंगे वो क्या हो जाएंगे, x डैश, y डैश एंड एक और हो जाता है आपका z डैश। तो इस S डैश के एकांक वेक्टर क्या हो जाएंगे, i डैश कैप, j डैश कैप, k डैश कैप हो। तो किसी बिंदु या कण पर P का जो फ्रेम S से स्थिति वेक्टर होगा R वेक्टर, वो क्या हो जाएगा, i कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z। और S डैश फ्रेम के लिए स्थिति वेक्टर क्या हो जाएगा, R वेक्टर इक्वल्स टू i डैश कैप x डैश प्लस z डैश कैप y डैश प्लस k डैश कैप z डैश हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इनके अक्षों के जो S फ्रेम और S डैश फ्रेम है इसके सापेक्ष P कण का क्या निकालते हैं, वेग निकालेंगे। तो हम पहले S डैश फ्रेम में देखते हैं। तो S डैश फ्रेम में क्या हो जाएगा, VR वेक्टर इक्वल्स टू D डैश R वेक्टर बाय dt, यानी आपको क्या करना है, स्थिति वेक्टर का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास I डैश कैप dx वेक्टर बाय dt प्लस j डैश कैप dy डैश बाय dt प्लस k डैश कैप dz डैश बाय dt। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ पर वी आर एस डैश जो फ्रेम है इसके सापेक्ष आपका क्या हो जाएगा, ये स्थिति वेग निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ये फ्रेम है आपकी एस फ्रेम और एस डैश फ्रेम, ये एस डैश फ्रेम क्या है, घूमती है एस फ्रेम के परितः। तो ये अगर घूम रही है तो जो इसके आई के यानी एकांक वेक्टर जो होते हैं वो भी क्या होंगे, चेंज होते हैं समय के सापेक्ष। तो अब हम इसके लिए एस में स्थित प्रेक्षक के सापेक्ष पी का वेग निकालते हैं। तो वो क्या आ जाता है आपके पास, वी आई वेक्टर का जो वी आई वेक्टर हो जाएगा वो होगा आपका डी आर वेक्टर बाय डी टी इक्वल्स टू आई डैश केप डी एक्स डैश बाय डी टी प्लस जे डैश केप डी वाई डैश बाय डी टी प्लस के डैश कैप डी जेड डैश बाय डी टी प्लस एक्स डैश डी आई डैश कैप बाय डी टी प्लस y डैश डी जेड डैश के बाय डी टी प्लस z डैश डी के जेड के डैश बाय डी टी। यानी आपका क्या हो रहा है, जो ये s डैश है वो s अक्ष के सापेक्ष s फ्रेम के जो है सापेक्ष क्या कर रही है, घूर्णन करती है। तो इसमें जो आपके i केप और j केप और k केप जो हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज होते जाते हैं। तो चेंज होंगे तो आप इनका भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। और ये चेंज कैसे होते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से चेंज होंगे। तो इनकी वैल्यू जो है वो क्या आ जाती है आपके पास,
डी आई कैप डैश इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप और डी जे डैश कैप बाय डी टी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे डैश कैप और डी के डैश कैप की वैल्यू डी के डैश कैप बाय डी टी की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाएगी आपकी ओमेगा वेक्टर क्रॉस के डैश कैप हो जाती है। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से देख सकते हैं कि जो इतनी सी वैल्यू है आपकी वो क्या हो जाएगी डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी के इक्वल हो जाएगी, जो कि क्या है वी आर वेक्टर के इक्वल है। तो आप पहले डी डैश आर वेक्टर रख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो वी आई वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाता है डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी प्लस एक्स डैश ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप प्लस वाई डैश ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे डैश कैप प्लस जेड डैश ओमेगा वेक्टर क्रॉस के डैश कैप हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हम इसकी वैल्यू जो है वो रख लेते हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे ओमेगा वेक्टर जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अब ओमेगा वेक्टर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। और आप ओमेगा वेक्टर क्या ले लेते हैं कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप एक्स डैश प्लस जे डैश कैप वाई डैश प्लस के डैश कैप जे डैश हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू है आर वेक्टर की वैल्यू है एस डैश प्राइम के अंदर, तो आप ये रख देंगे इसकी वैल्यू। और आपका जो डी आर वेक्टर बाय डी टी है वो किसके इक्वल हो जाता है डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर की इक्वल हो जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डी बाय डी टी है वो यहाँ पर डी डैश बाय डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस के इक्वल आता है। तो अब हम क्या करते हैं इस डी बाय डी टी को फिर से डी बाई डी टी से इंटू कर देंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि एस फ्रेम पर आप त्वरण निकालेंगे, तो त्वरण क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर, यानी आपने इसको क्या किया है डी बाई डी टी से इंटू किया। तो अभी डी बाई डी टी की वैल्यू अभी देखिए आपने क्या निकल के आई है, यहाँ से देखेंगे हम डी डैश बाय डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस निकल के आई है। तो आप इधर वाली इक्वेशन को क्या करते हैं इससे इंटू कर देते हैं, इससे इंटू करेंगे तो जब आप इसको इससे इंटू करेंगे इसको इन दोनों से इंटू करेंगे या इसको इन दोनों से इंटू करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू होती है या सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास डी डैश स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर और प्लस डी डैश ओमेगा वेक्टर बाय डी टी क्रॉस आर वेक्टर। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा वेक्टर है वो क्या होता है नियत होगा, तो यहाँ पर इसके टाइम की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे एस फ्रेम का जो त्वरण होगा वो क्या हो जाएगा डी डैश स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहाँ पर आपको मैंने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि ये डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा वी आर वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये भी रख सकते हैं यहाँ पे और ये रखेंगे तो आपकी इक्वेशन आराम से शो जो आपको देखनी है वो हो जाती है। अब हम क्या करेंगे ये एस फ्रेम में निकाला था, अब एस डैश फ्रेम में प्रेक्षित त्वरण जो है वो क्या हो जाए आप इसको इधर ही रहने देंगे और इसको यानी ये दोनों वैल्यूज आप इधर भेज देते हैं तो माइनस में आ जाएगी। तो डी स्क्वायर आर वेक्टर बाय डी टी स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डैश आर वेक्टर बाय डी टी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर हो जाता है।
एस डैश में प्रेक्षित बल के लिए उपरोक्त समीकरण को m से गुणा करने पर, क्यों करेंगे, क्योंकि आपको बल चाहिए और बल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m a वेक्टर होती है, जो कि आप त्वरण तो निकाल चुके हो। अब आपको m यानी आपको कण का क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, तो आप क्या कर देते हैं, कण के द्रव्यमान को इंटू कर देंगे। आप इधर इंटू करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा एस डैश में बल, यानी उसका प्रेक्षित बल हो जाता है, और इधर इससे इंटू करेंगे तो आपका आ जाएगा वास्तविक बल आ जाएगा, और माइनस यहाँ पर आप m से इंटू कर रहे हैं तो m ही रहेगा 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस, इसको आप v वेक्टर लिख सकते हैं, मैंने अभी नहीं लिखा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, d डैश r वेक्टर बाय dt माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखते हैं कि जो ये f वेक्टर है वो क्या है, वास्तविक बल है, और बाकी ये जो पार्ट है आपका वो क्या हो जाएगा, छदम बल हो जाता है। तो यहाँ पर f0 वेक्टर इक्वल्स टू क्या निकला है, -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस d डैश r वेक्टर बाय dt माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो जो ये इसके जो छदम बल है ये क्या हो जाते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं इसके और दो भाग हो जाते हैं। तो आपका जो पहला भाग है -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, आपका कॉरियोलिस बल हो जाता है, जिसकी दिशा जो है वो कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर तथा घूर्णन फ्रेम में प्रेक्षित वेग वी वेक्टर के सम्मिलित तल के लंबवत होती है, जो कि आप दक्षिणाहस्त नियम से निकाल सकते हैं। और जो सेकंड है आपकी वैल्यू वो क्या है, -m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, जिसे आप अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जिसकी दिशा सदैव त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है, एंड अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।